हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पे। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने महात्मा गांधी से संबंधित कुछ तथ्य पढ़े थे और उनसे संबंधित जो 90 एमसीक्यूज़ थे जिसमें हम लोगों ने केवल 30 एमसीक्यूज़ किए थे। और आज हम लेक्चर नंबर 26 देख रहे हैं जिसमें बचे हुए 60 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ हैं महात्मा गांधी के जीवन परिचय से और भी जो इनकी एक्टिविटी थी उससे संबंधित। तो अब हम उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा होगा इस बार 31। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए कि अहमदाबाद भी था, चंपारण भी था, लेकिन सी ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि जो चंपारण था ये कब था? 1917 में, और जबकि जो अहमदाबाद था ये तो था आपका फरवरी 1918 में। और तीसरा होता है खेड़ा का जो उनका मार्च 1918 में हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो उन्होंने अपना पहला सफल प्रयास जो है कि सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। और यहाँ पे एक किसान थे राजकुमार शुक्ल जिनकी भेंट गांधी जी से लखनऊ में हुई थी और उन्होंने चंपारण आने का आग्रह किया था। जिसके पश्चात गांधी जी चंपारण गए और वहाँ पर देखा कि जो गोरे बागान मालिक थे इन्होंने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध कर रखा था जिसको तिनकठिया पद्धति कहते थे कि अपने पूरे 20 हिस्से में से 3 हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। तो इसी सब चीज़ों को लेके जो है कि वहाँ पे गांधी जी गए और इन्होंने जो है कि फिर नील बागान मालिकों के द्वारा जो अनुबंध था उसको तोड़वाया और उसमें एक कमेटी बनी थी, जांच समिति, जिसमें गांधी स्वयं एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि चारों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 33। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं जिसकी वजह से उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो क्या थी वो? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित तथा निर्धनों का उत्थान करे, यह बात भी सही है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं था, यह भी सही है। और उच्च जीवन के लिए ब्रह्मचर्य और आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है। और चौथा है कि ए बी सी तीनों ही कथन सही हैं। तो आइए इसके उत्तर को आप देखेंगे तो बी वाला हो जाएगा क्योंकि अनटू दिस लास्ट के जो हिंदी संस्करण है या यूँ कहें गुजराती संस्करण वो क्या कहलाता है? सर्वोदय कहलाता है। क्योंकि सर्वोदय का मतलब था सभी का उदय, यानी कि सभी का कल्याण होना, उत्थान होना। तो व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में नहीं था और यही अनटू दिस लास्ट की थीम थी जो गांधी जी ने स्वयं लिखा था इस पुस्तक को। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि गांधी जी ने अनटू दिस लास्ट एक पुस्तक पढ़ी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इसके बारे में लिखा कि उनसे इस किताब को पढ़ने से उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। और क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही? तो रस्किन से भी थी, टॉलस्टॉय से भी थी और थोरो से भी थी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि तीनों से ही प्रभावित थी। लेकिन प्रभावित के स्तर पे देखेंगे तो क्या क्या थी? थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से प्रभावित थी। गांधी जी ने जॉन थोरो के जो विचार थे वो सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा ली थी वहाँ से। रस्किन से उन्होंने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और इसीलिए इन्होंने कहा कि एक वकील और एक नाई दोनों के काम अलग अलग है लेकिन दोनों का श्रम महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि वकील जो है कि बड़े पोस्ट पे है तो ये कहा जाएगा कि उसका काम इंपॉर्टेंट है और नाई का नहीं। अगर नाई आपके बाल ना काटे तो आप लोग जंगली गधों से भी बेकार लगोगे। मैंने क्या कहा? जंगली गधों से भी बेकार लगोगे। तो नाई का काम इंपॉर्टेंट है, हर 2 महीने पे आपके शरीर की सफाई करता है। वहीं वकील अगर आपका केस ना लड़े तो हो सकता है आपको सज़ा भी हो जाए और आपने कोई गुनाह भी नहीं किया था। तो दोनों ही व्यक्ति हमारे जीवन में ज़रूरी हैं, हमारे समाज में। इसी तरीके से हर व्यक्ति का जो है कि उपयोग है। आप अपनी डेली लाइफ के आसपास देखो, अगर आपको सब्जी वाला सब्जी ना दे तो आप भूखे मर जाओगे, जूस वाला जूस ना दे तो आप भूखे मर जाओगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग उनसे बदतमीजी से बात करते हैं, उनकी कोई केयर नहीं करते हैं। दूध वाला सुबह दूध ना दे घर पे आके, अखबार वाला अखबार ना दे, पोछा लगाने वाला पोछा ना लगाए। तो बहुत सारे लोगों के काम अपने अपने इंपॉर्टेंट हैं। यही रस्किन से इन्होंने सीखा। और टॉलस्टॉय से क्या सीखा कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर खुद ही है और यहीं से अहिंसक जो असहयोग था इसका ये आधार बना। अगला प्रश्न है
35 निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? तो आप देखो कि जो भारत छोड़ो आंदोलन था ये तो 1942 में था, जहां गांधी जी बहुत सक्रिय थे। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू होता है, या यूँ कहें कि 1920 में शुरू हुआ, तो यहाँ भी सक्रिय थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940 में शुरू होता है, जहाँ विनोबा भावे इनसे जुड़ते हैं, तो ये लोग थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में, जहां गांधी जी भारत में थे ही नहीं और गांधी जी इससे संबंधित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे पढ़ाई करिए दोस्तों कि आपको जो है ना पूरे स्टेटमेंट याद रहें, पूरे फैक्ट याद रहें, ताकि आप बिना हिचके एलिमिनेट करो आंसर को और आराम से सही आंसर लगा के आओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया है? भारत छोड़ो आंदोलन का किया, सविनय अवज्ञा का किया, खेड़ा का किया, लेकिन बारदोली का जो कि 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व करता जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, न कि महात्मा गांधी। तो यहाँ पे पटेल जी का योगदान सबसे अधिक रहा। आप देखेंगे कि जो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में अपना नेतृत्व प्रदान किया, जबकि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो यहाँ पे आपको ईयर भी याद हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी, तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है कि राष्ट्रपिता कहा गया था सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। यहीं पर है क्वेश्चन नंबर 39। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान जब इनको सफलता प्राप्त हुई थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यह टर्म यूज की गई थी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको यह उपाधि महात्मा के नाम से दी थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने संबोधित किया था, यह भी मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो उस समय प्यारे लाल जी जो है कि इनके सचिव थे। ओके, और जो इनकी बहन थी प्यारे लाल जी की, डॉक्टर सुशीला नैयर, ये गांधी जी की व्यक्तिगत रूप से जो है कि चिकित्सक भी रही हैं। 42 प्रश्न है, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन और वायकोम सत्याग्रह। तो देखिए गांधी जी वहाँ पर गए तो थे, ये केरल में जो है कि चलाया गया था मंदिर प्रवेश को लेके वायकोम सत्याग्रह। तो गांधी जी को बुलाया गया और गांधी जी ने इस आंदोलन में गए थे, लेकिन एक भागीदार के रूप में गए थे, नेतृत्वकर्ता के रूप में नहीं थे, अर्थात वो प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में सामने नहीं थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, अर्थात यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व नहीं प्रदान किया था इसको। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसको बताना है आपको। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, लेकिन अभी मैंने प्रश्न में बताया आपको कि गांधी जी ने सक्रिय रूप से यहाँ पर भाग नहीं लिया था, और आप देख सकते हैं कि सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, वायकोम सत्याग्रह जो हुआ था वो क्या हुआ था, इसको समझते हैं। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर, जो कि वर्तमान में केरल का अंग हो चुका है, एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ था, जिसे वायकोम सत्याग्रह 1924-25 का नाम दिया गया। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका निर्देशन और समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। तो दूसरे कथन में देखें कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात तो कही नहीं गई थी, इसलिए उसे भी सही माना जा सकता है। अगर कहता कि महात्मा गांधी ने वायकोम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था, तो हम कहेंगे कि नहीं, वो एक लीडरशिप यहाँ पे उन्होंने नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 44 है यहाँ पर कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 20 दिसंबर 1920 को इनका पहला आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो जेबी कृपलानी साहब जो है कि शिक्षक थे, और ये 1917 के चंपारण आंदोलन में भी इनके साथ शामिल थे। और राजेंद्र प्रसाद जी भी शामिल थे, लेकिन ये पेशे से वकील थे। और
यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा है कि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन वो मुख्य रूप से क्या थे, वकील थे, जबकि जेबी कृपलानी साहब केवल और केवल शिक्षक ही थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे, सन 1930 में जेल भी गए थे? तो जमनालाल बजाज जी ये जो है कि उसके खजांची भी रहे। एआईसीसी का मतलब हो गया ऑल इंडिया कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहना। और सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी थे। इन्होंने वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जेल भी गए थे। और अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन सा व्यक्ति था? जमनालाल बजाज जी। इन्होंने राय बहादुर की भी उपाधि छोड़ दी थी। किसकी उपाधि छोड़ दी थी? राय बहादुर की उपाधि छोड़ दी थी। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र जो थे वो थे चार्ली एंड्रयूज, यानी कि CF जिनको कहा जाता है, CF एंड्रयूज भी इनको कहा जाता है। और इन्हीं को आगे चल के दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा गया था। ठीक है, दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा गया। और ये 1925-27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन यानी एटक के अध्यक्ष भी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को इन्होंने मंदिर का नाम दिया, जो कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित थी। कहाँ पे स्थित थी? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। और गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में यहाँ भेजा गया। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? मंदिर की संज्ञा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो भारत की जो स्वाधीनता संग्राम हो रहा था 1942 का, उस समय कांग्रेस की सदस्यता इन्होंने छोड़ दी थी। और इन्होंने जो कांग्रेस की सदस्यता थी वो 1935 में ही त्याग दी थी। अब आप लोगों से एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस से 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और वे फिर कभी भी इसके औपचारिक सदस्य के रूप में शामिल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 51 है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है, यानी चारों तरफ अब अंधेरा ही अंधेरा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब 1948 में नाथूराम गॉडसे जी के द्वारा इनको गोली मार दी गई थी 30 जनवरी 1948 को, तो गांधी जी की मृत्यु होने के बाद नेहरू जी ने शोक व्यक्त करते हुए यह स्टेटमेंट प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने पुकारा था? तो माउंटबेटन के द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? वन मैन बाउंड्री फोर्स, जो है कि लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा यह उपाधि दी गई थी। जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे, वह काम गांधी जी ने करके दिखाया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, यानी खुले कान पर मुंह बंद करके? तो भाई महात्मा गांधी जी जब 1901 में आए थे भारत, तो कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने शामिल भी हुए थे। फिर 1915 के बाद जब ये भारत आए तो एक वर्ष इन्होंने घूमा और यह सलाह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि पहले आराम से मुंह बंद रखो, खुले कान रखो, सबकी बातें सुनो, क्या समस्याएं उसको सुनो, समाज में क्या समस्याएं चल रही हैं, पूरे भारत में क्या प्रकार चल रहा है शोषण का, कैसे अंग्रेजों का शासन चल रहा है, पहले इसको समझो, फिर उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाना। तो 15 से 16 तक इन्होंने केवल और केवल भारत में भ्रमण किया। फिर 17 में जो है कि पहला सत्याग्रह चंपारण में शुरू किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही दी थी कि 1915 में जब ये अफ्रीका से भारत आए थे वापस, तो गोखले जी ने इनसे कहा था कि एक वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी कि देखो वास्तविक स्थिति भारत की क्या है, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन सेट करना। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो महात्मा गांधी जी ने ही कहा है कि अगर साधन पवित्र होगा तो साध्य भी पवित्र होगा। मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा में अगर आप नकल कर रहे हैं तो साधन आपने गलत प्रयोग कर दिया, नकल कर रहे हैं, और आपका अगर रिजल्ट अगर पास हो भी जाते हो तो वो साध्य अच्छा नहीं माना जाएगा। और अगर आप बिना नकल के पास होते हो, अपनी मेहनत से पास होते हो, तो उसकी एक अलग खुशी होती है। यानी आप कहोगे कि मैंने साध्य भी पवित्र यूज किया था और साधन भी मेरा पवित्र था। तो ये वाली चीज़ें जो है कि यहाँ पे होता है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 57? गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पे? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरोध में। यहाँ पर तो देखिए इस हिसाब से अगर हम देखें तो यही सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, ये तो जो है कि 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, ये तो बहुत दूर हो गया। रॉलेट एक्ट, ये भी 1919। लेकिन मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में ये 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए था। तो ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी। अगर यहाँ पे चंपारण दे देता 1917 का तो वो आपका आंसर हो जाता सही। क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसको क्वेश्चन से आने से पहले, ताकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग तो 1917 में चंपारण में किया था, और इसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु किया था। तो अगर हम प्रश्न के उत्तर में दिए गए विकल्पों के हिसाब से देखें तो चंपारण का नाम न होने की वजह से ही अहमदाबाद के सत्याग्रह के प्रयोग को ही प्रथम सत्याग्रह के रूप में चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो देखिए हथियार के रूप में जो भूख हड़ताल थी वो अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ये तो हो गया था, हाँ यहाँ पे ये तो हो गया अहमदाबाद की हड़ताल। क्वेश्चन नंबर 59 है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में इन्होंने पहला अपना जन भाषण जो है कि 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 है। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे स्टार बना हुआ है, तो आइए हम व्याख्या देख लेते हैं इसकी कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत तो बिहार के चंपारण से की थी। किसानों को 1 बीघा जमीन के 3/20 यानी कि 3 कट्ठा पर नील की खेती करने हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहते थे। नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे, और इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। तो ये इससे संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। और अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग, ये तो हमने पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 61 है। 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये तो मजदूर वर्ग से संबंधित था अहमदाबाद का, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज़ें हमने 2-3 बार पढ़ ली हैं, तो आप बार बार नहीं पढ़ेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 35% बोनस देने पर जो है कि ट्रिब्यूनल फाइनल जो है कि बात मानता है कि जो मिल के मालिक हैं वो 35% जो है कि क्या देंगे, मिल के जो मजदूर हैं उनको बोनस देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। 62 प्रश्न है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद का था, और ये फरवरी 1918 में होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था? तो ये सूती मिल कामगारों के लिए जो अहमदाबाद की कॉटन मिल थी उससे संबंधित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 64। गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत के प्रतिपाद्य में के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे, और इसी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया, और इस वजह से जो है कि ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, गांधी जी अर्थव्यवस्था, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे यूएस में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। और यहाँ पे पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला सही नहीं है, क्योंकि वो यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वो इससे नहीं मतलब था। वे स्पेशली भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, उन्हें यूएसए से कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 66 है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कैसे किया सकता है? उनको मंदिर में प्रवेश द्वारा, गलत। उनको सहायता प्रदान करके, यह भी गलत। उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, यह भी गलत। और उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वो कहते थे कि गाँव में जो है कि छोटे छोटे स्तर पर, जैसे कि गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज़ बनाना, चमड़े का काम करना, इन सभी पर वो जोर देते थे, ताकि गांधी जी का मानना था कि इससे गरीबों और शोषितों को आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी, यानी उन्हें कुछ अपने आत्मनिर्भर होने का एहसास होगा कि हाँ वो कुछ पैसे कमा रहे हैं। अगला प्रश्न है, गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? अधिक उत्पादन से, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन, या कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो खेड़ा देखिए 1918 में हुई, असहयोग 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930, चंपारण 1917। तो डी आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। यहाँ आप देख सकते हैं व्याख्या में भी ये क्या लिख रहा है कि खेड़ा 1918, सविनय अवज्ञा 1930, असहयोग आंदोलन 1920 और चंपारण 1917। तो यहाँ पर ये आंदोलन क्रम से यहाँ पर दे दिए गए हैं। किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल एक किसान थे, जो कहाँ पर गांधी जी से मिलते हैं? एलक्यू अर्थात कि लखनऊ में मिलते हैं, और यहाँ पर चंपारण बुलाने के लिए इनको आमंत्रित करते हैं। 70 प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है नील, के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण नहीं, राजकुमार शुक्ल, ये ध्यान देना है आपको। 71 प्रश्न है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है? 3/20 यानी 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे हम लोग। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो चंपारण में प्रारंभ किया था। कहाँ पे प्रारंभ किया था? चंपारण में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकारों की रक्षा के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए, या नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु? तो डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया पद्धति से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है 75, चंपारण जनपद में तिनकठिया का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती अनिवार्य रूप से करना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम लोग। तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित था? तो ये चंपारण जो कि बिहार में है और नील की खेती से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 77 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। ये तो गलत है, क्योंकि ये आपके राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। और अगला, चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, ए स्टेटमेंट गलत थी, क्योंकि राजकुमार शुक्ल ने यहाँ पर आमंत्रित किया था, न कि राजेंद्र प्रसाद ने। तो लिखा भी है, महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था, तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा तो थे, और राजकिशोर प्रसाद और HS पोलाक इत्यादि लोग शामिल थे। लेकिन इनको जो राजी किया वो राजकुमार शुक्ल जी ने किया था कि आप चलिए चंपारण में और हमारी समस्या का निदान कीजिए। 78 प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया? तो महात्मा गांधी जी का साथ राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। यहाँ पर महादेव देसाई भी थे, यह भी मैंने नाम आपको बताया था कल की क्लास में पढ़ाते समय। क्वेश्चन नंबर 79 है,
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? तो अब आप देखिए राजकुमार शुक्ल, ये यहाँ पे राजकुमार शुक्ल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो यह जो मुख्य रूप से था नकदी फसल। क्यों? क्योंकि नील की खेती जो होती है वो नकदी फसल के अंतर्गत आती है, न कि खाद्यान्न फसल में। तो ये नकदी फसल में आती है। आइए पढ़ते हैं इसको। 1917 चंपारण आंदोलन मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकठिया व्यवस्था लागू की थी और इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरीके से। 81 प्रश्न है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने नियोजित विकास का विरोध किया है। क्या होता है नियोजित विकास? तो समझते हैं। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों को अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके, और उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहां के निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सकें। 82 प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जे बी कृपलानी थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी इससे संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? महात्मा गांधी जी भी थे और FG सलाई, DJ रेड्डी भी थे, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे। तो अब समझते हैं यहाँ पे कि जो चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष तो FG सलाई थे और इसके सदस्य के रूप में DJ रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह और G रैनी, और जबकि ME कैटल टैनर इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ कहाँ पे किया था? तो चंपारण में किया था, 1917 में किया था। क्वेश्चन नंबर 85 है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण में इन्होंने सबसे पहले लिया था भाग। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? मेरे दोस्तों, अब तो ये प्रश्न इतनी बार आपने पढ़ लिया कि अब आपको ये रट गया होगा कि कोई रात में अगर 2 बजे उठा के पूछे ना कि जल्दी से उठ जा भाई दोस्त, अब बता जो है कि गांधी जी ने चंपारण में किया था या खेड़ा में, तो आप कहोगे नहीं भाई, बापू ने हमारे चंपारण बिहार में किया था सबसे पहले। इतनी बार ये प्रश्न आ गया और इतनी बार आपको रट गया होगा ये प्रश्न, तो यहाँ पे भी आंसर सी हो जाएगा, चंपारण। फिर आइए, फिर हम चंपारण चलेंगे। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। फिर अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल जी के द्वारा आमंत्रित किया गया था उनको। 89 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? यह किसानों से जुड़ा हुआ था, यह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोग के रूप में थी, और यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पहला आंदोलन नहीं था, बल्कि कौन सा आंदोलन होगा? असहयोग आंदोलन होगा, जो संपूर्ण भारत के स्तर पर शुरू किया जाएगा। बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन था उसके राष्ट्रीय नेता हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जी। और अब हम देखेंगे 91 प्रश्न, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा साहब ने किया था। तो किसने किया था? जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी और NG रंगा ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने के क्या कारण थे? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी,
वहीं प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा नहीं, क्योंकि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त का इससे कोई संबंध नहीं था। स्थायी बंदोबस्त आपके कब शुरू हुई है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू की गई थी, अर्थात 1793। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह है ये कब हो रहा है? ये आपका 1918 में। लगभग जो है कि 100 वर्ष से ऊपर का समय बीत चुका है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कोई मतलब नहीं है, केवल पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे सही, इसलिए ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने से सरकार ने लगान में कोई छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। खेड़ा आंदोलन प्लेग फैलने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसलिए पहला सही है और दूसरा कोई सही नहीं है। अब यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आता है, अगला टॉपिक आता है किसान आंदोलन और किसान सभा। तो देखा जाए तो समय तो हो गया लगभग 30 मिनट का, आधे घंटे की क्लास हो चुकी है। अब वैसे तो रोकने का मन है, लेकिन पेपर इतना नज़दीक आ गया दोस्तों, और आप लोग भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा समय तो हम ज़रूर देंगे। तो आइए इस चैप्टर को भी निपटा देते हैं। 10 मिनट और लगेगा या 15 मिनट लगेगा, पढ़ने में क्या दिक्कत है, क्यों दोस्तों? तो शुरू करते हैं। आइए, किसान आंदोलन और किसान सभा। अच्छा पानी पी लूँ, 1 मिनट रुकिए, पानी तो पी लेने दो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया और संगठन को नाम दिया एक किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। तो समझने वाली बात है कि यूपी में पहली किसान सभा कब स्थापित होती है? फरवरी 1918, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी ये शामिल थे यूपी किसान सभा में। और आगे देखते हैं, इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया और किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने पार्टिसिपेट किया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने भी आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी थी। प्रतापगढ़ ये आपके इलाहाबाद के पास है। तो नाई धोबी बंद झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर आया, जिसका नाम है बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे मजबूत और जुझारू भी बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे किसान नेता के रूप में उभरे और उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और आगे चल के 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रश्न बनेगा कि यूपी किसान सभा का गठन कब हुआ, तो 1918 में, जिसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय जी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जब प्रश्न बन जाए आपसे कि अवध किसान सभा का गठन किसने किया, तो बाबा रामचंद्र जी ने किया 1920 में। और सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता था। आगे देखते हैं। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव एनजी रंगा को बनाया गया था। तो ध्यान देने वाली बात है कि लखनऊ में जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा किया गया, अध्यक्ष के तौर पे स्वामी सहजानंद थे और महासचिव के रूप में एनजी रंगा बने। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा साहब कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एनजी रंगा साहब कर रहे थे। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। इसी में पूछा जा रहा है आपसे, मतलब लिखा है एका आंदोलन, ये भी कई बार पूछता है कि एका आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ। तो एका आंदोलन अवध के क्षेत्र में हुआ 1921-22 में, और यह मुख्य रूप से मदारी पासी ने शुरू किया था, पिछड़ी जाति के नेता ने। इस आंदोलन में, जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे, किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस
आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद के रूप में रूपांतरण कर लिया जाए। मतलब कि लगान तो नहीं बंद कर रहे हैं हम, लेकिन इसका जो फॉर्म है वो उसे आप चेंज कर लीजिए कि अब हम इस रूप में नहीं दे पाएंगे आपको। ओके, तो आगे देख लेते हैं। वर्ष 1928 में सूरत जिले में बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो 1928 में किसान आंदोलन पटेल जी के नेतृत्व में चला। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी और सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तिभागा, इस आंदोलन में बर्गादारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2 हिस्सा बर्गादारों का हो, और इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को, ध्यान देना, 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना यानी कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था और इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा भावे जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना और अक्टूबर 1951 से 57 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ की भूमि की प्राप्ति हुई थी। तो अब हम शुरू करते हैं। इससे समय जो MCQs हैं उस पर भी हम बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो बिजौलिया में हुआ। अब यहाँ पर बात आती है कि चंपारण तो हमें पता है 1917 में हुआ, बारदोली हमें पता है 1928 में हुआ, तो ये बिजौलिया कहाँ से आ गया और ये कब हुआ था? तो देख लेते हैं। सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। इसका नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया और 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। यानी बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 में ही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था? और यह प्रश्न IAS में पूछा गया है। तो मदन मोहन मालवीय जी थे, इंद्र नारायण द्विवेदी जी थे, गौरी शंकर मिश्र थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये प्रतापगढ़ के जिले में ही शुरू किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो देखिए अवध था। क्या था? अवध यानी यूपी। अगर पूछ लिया जाए कि बाबा रामचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, तो उनका मिलान करना है। जैसे अगर हम बात करें स्वामी सहजानंद द्वारा, खुदाई खिदमतगार द्वारा, स्वामी रामानंद द्वारा, अब्दुल हमीद खां के द्वारा, तो आप देखिएगा स्वामी जो खुदाई खिदमतगार जी हैं ये तो हो जाएंगे यहाँ NWFP जो क्षेत्र था, जो है कि उत्तर पश्चिम जो सीमांत प्रांत थे वहाँ पर, तो ये तो हो जाएगा आपका। और स्वामी सहजानंद की बात करेंगे तो इन्होंने बिहार में चलाया, और अगर हम बात करें स्वामी रामानंद की तो ये असम में हो जाएंगे, और अब्दुल हमीद खां हैदराबाद में हो जाएंगे। फिर भी आइए हम लोग इसका मिलान देख लेते हैं पूरी तरीके से। तो आप देखेंगे कि सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, और इसके अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। वहीं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनावज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि स्वामी रामानंद ने हैदराबाद में और अब्दुल हमीद खान ने दक्षिणी असम से संबद्ध थे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद जी जुड़े हुए थे।
ठीक है, स्वामी सहजानंद जुड़े हुए थे। और आगे चलते हम लोग। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? और ये जो एका आंदोलन था वो सामान्यतः कब हुआ था? 1921-22 में हुआ था। तो लगान का नगद के रूप में परिवर्तन करने पर ही बल दिया गया था। यानी किसान लोग जो है कि लगान देने से मना नहीं कर रहे थे, लेकिन जब ये पता चला कि किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा है, जिसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ, और उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो कि आप लोग नगद पैसा लो हमसे, हम नगद लगान देने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया, जो आगे चल के 1936 में लखनऊ में जो अवध किसान सभा बनती है फाइनली अखिल भारतीय स्तर पे, तो उसके वो अध्यक्ष भी चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो आप देखोगे कि बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, ना कि जाति, मजदूर, जनजाति इनसे संबंधित नहीं थे, वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद जी ने की थी, जो 1936 में गठित हुआ था और जिसका नाम बदल के अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। और यहाँ पर ही NG रंगा साहब भी इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर फिर 12 सेम आएगा, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया? तो NG रंगा जी को, क्योंकि स्वामी सहजानंद तो अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो ये 1936 में अवध में किया गया था। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में ही हुआ था। और कब हुआ था? ये 1936 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जी थे, और NG रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे? बिहार के जनजातीय आंदोलन, गलत। जातीय आंदोलन, गलत। बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, तो ये सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित की थी। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। कब? उनकी मृत्यु के ठीक पहले, उनकी मृत्यु के ठीक पहले किया गया था। यहाँ पे समझते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में किया गया और स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले ही किया था। इसका उद्देश्य था भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। 18 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, पहले व्याख्या पढ़ेंगे इसकी। तो इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। हालांकि अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और NG रंगा जी को महासचिव चुना गया था। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है आपको। तो देखिए, बारदोली सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो बारदोली सत्याग्रह तो जो है कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में हुआ, और बंगाल प्रजा पार्टी, बकास्त संघर्ष और भारतीय किसान जो है कि संस्थान। तो यहाँ पे स्वामी श्रद्धानंद नहीं, बल्कि यहाँ पे स्वामी सहजानंद लिखना चाहिए था यहाँ पर। तो आइए हम लोग सीधे इसके एक्सप्लेनेशन से ही समझते हैं, यानी कि यहाँ पे कूट से, क्योंकि बकास्त वाले को जो है कि लेके कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हम समझते हैं यहाँ पे 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से निरंतर चला रखा था अभियान। तो 1928 में कृषक आंदोलन जो बारदोली में हुआ उसे पटेल जी ने नेतृत्व प्रदान किया, और इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि भी प्रदान की। वहीं अगर बात करेंगे भारतीय किसान संस्थान की स्थापना NG रंगा ने की, और 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, इसकी स्थापना की। और 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। और बिहार का जो बकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि हेतु स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 21,
क्या कहता है ये? बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और यहाँ की महिलाओं के द्वारा ही सफलता प्राप्त होने के पश्चात सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो यहाँ फिर से अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सेम, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी, जो कब हुआ था? 1928 में। और बिजौलिया आंदोलन मैंने आपको बताया कब हुआ? 1913, जो कि सबसे पहले किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने दी थी। अब आप कहोगे सर अभी तो हम पढ़ रहे थे महिलाओं की तरफ से, तो समझ लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में जो बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ, तो बारदोली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अर्थात महिलाएं ही चाहती थी कि भाई पटेल जी को जो है कि गांधी मतलब कि सरदार जी की उपाधि दी जाए जो है कि, तो इसलिए जो है कि ऐसा हुआ। और अगला प्रश्न 24, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह में दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यानी कि जो जमींदारों की जो हिस्सेदारी बनती थी वो 50% पे बनती थी। किसान जो भी बोएगा उसमें 50% जमींदार का हो जाएगा, लेकिन किसान चाहते थे कि 50% नहीं, केवल 33% आपको मिले, यानी कि 3 हिस्से होने चाहिए पूरे फसल के, जिसमें 1 हिस्सा आपको मिलना चाहिए और 2 हिस्सा हमारा हो जाए। 66% हमारा और 33% आपका। तो ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं यहाँ पे, सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन शुरू किया गया। तो तिभागा आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? बंगाल में शुरू किया गया। और इस आंदोलन में बर्गादारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए, शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। और क्वेश्चन नंबर 26 है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आज वर्तमान में तेलंगाना उसमें अलग राज्य हो गया, लेकिन उस समय तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो समझते हैं यहाँ पे कि आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को किया गया था। आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। और इनका जो मुख्य काम था वो ये था कि भूदान जो था, यानी कि जो भूमि दान थी, भूमि दान मिली जाए और भूमिहीनों को जो जमीन थी वो बांट दी जाए। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध है? उदयगिरी, रायपुर, आगे देख लेते हैं, उदयगिरी, रायपुर, और दिया हुआ है नेक्स्ट पोचमपल्ली और वेंकटगिरी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पोचमपल्ली, क्योंकि तेलंगाना में था जहां से इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? आंध्र प्रदेश के राज्य में तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो विनोबा भावे जी ने इसको प्रारंभ किया था। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। तो ये तो था दोस्तों आपका जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक। और अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल की जो स्थापना हो रही थी 1924-25 के आसपास और 1920 में भी हो रही थी। तो उससे संबंधित सारी डिटेल को हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे सुबह 9 बजे। तो तैयार रहिएगा आप लोग सुबह 9 बजे कल की क्लास के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।